नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में, जहां हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित मैथ के पिनाकल के जो सेक्शनल मार्क हैं, इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनके बहुत ही शानदार तरीके से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हमारा मॉक नंबर 17 है। तो हम लोग इस मॉक के जितने भी डिफिकल्ट या फिर कह सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित डेटा का हमें पास विचरण बताना है और डेटा दे रखा है 3, 6, 5, 2, 4। हमें वेरिएंस बताना है। देखिए, वेरिएंस दो प्रकार के होते हैं, आगे मैंने लिख भी रखे हैं। एक होता है आपका पॉपुलेशन वेरिएंस, एक होता है सैंपल वेरिएंस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉपुलेशन वेरिएंस में नीचे n होता है और सैंपल वेरिएंस में नीचे n-1 है। अभी तक क्या था, केवल पॉपुलेशन वेरिएंस पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जब से एडुकेटिव के पैटर्न में क्या है कि सैंपल वेरिएंस पर ही पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी भी जब कभी आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन और वहाँ पे कुछ ना लिखा जाए, केवल वेरिएंस लिखा जाए, तो केवल वेरिएंस का मतलब होता है ये पॉपुलेशन वेरिएंस की बात की जा रही है। अगर कभी भी सैंपल वेरिएंस की बात की जाएगी, ये वाले वेरिएंस की जब नीचे n-1 होता है तो ऊपर लिखेंगे कि हमें सैंपल वेरिएंस बताना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका जो फार्मूला होता है वेरिएंस का, इसमें होता है कि क्या है कि आपके पास ये म्यू जो है वो हमारे पास माध्य है, तो जो एवरेज को सभी संख्याओं में घटा के, एवरेज को जो सभी ऑब्जर्वेशन है उसमें घटा के उसका जो वर्ग होता है, वर्गों का योग करने के बाद जो जो आता है उसको टोटल हमारे पास जितनी संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वेरिएंस या विचरण निकल के आ जाता है। चलिए देखिए, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने रेफरेंस के लिए आपको बता दिया है। बाकी देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारे पास 3, 6, 5, 2, 4 है। तो सबसे पहले इसका आप एवरेज या माध्य निकाल लीजिए। अब माध्य निकालेंगे तो सभी डिजिट का सम कर लीजिए। तो सभी डिजिट का सम 3 + 6 प्लस आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आपके साथ 2 प्लस आपके पास 4। टोटल कितनी नंबर है? टोटल आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 5 है। तो इनका जो हमारे पास सम आया वो हमारे पास आया 6, 3, 9, 5, 14, 14, 8, 20। तो 20/5 बराबर हमारे पास 4 आ गया एवरेज। तो जो एवरेज आया है, यहाँ पे जो एवरेज 4 आया है, इसको सभी जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसमें घटा दीजिए और घटाने के बाद उसका वर्ग लेके जोड़ दीजिए। तो देखिए, अगर क्या है कि 4 को अगर 3 में घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। जब 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। जब 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 2 में 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अगर 4 में 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हमारे पास जो माध्य से क्या है कि मीन डेविएशन इसे कहते हैं, मीन से जो डेविएशन आ रहा है, कहने का मतलब मीन हमारे पास 4 था, तो क्या है कि 3 जो है 4 से 3, 4 -3 में, अगर 3 में 4 घटाएंगे तो -1 आ गया। 6 में 4 घटाएंगे 2 आ गया। 5 में 4 गया 1, 2 में 4 गया -2 और 4 में 4 चला गया 0। तो हमें क्या जो मीन डेविएशन आया है इसका वर्ग कर दीजिए। तो माइनस वर्ग का होल स्क्वायर, इनका वर्ग क्या है करके जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जो आए, ठीक है, जो जोड़ने के बाद आए उसको हमारे पास टोटल जितने नंबर हैं उनसे भाग कर दीजिए। तो हमारे पास टोटल 5 संख्या है तो 5 से भाग कर दीजिए। अगर जोड़ेंगे तो 1 + 2 × 4, 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो 10/5 आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। बाकी आगे क्वेश्चन इसी विचरण पे आएंगे, उसमें क्या है कि डाटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आगे मार्क्स में आएंगे। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे एवरेज क्या है कि डेसिमल में आने लगता है, दशमलव में, तो वहाँ पे उसके सॉल्व करने की दूसरी अप्रोच होती है, वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे उसके। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 था। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 12 अधिक होती तथा सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता है, तो इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए ये बताना है। देखिए, एक परीक्षा में एक कोई एग्जामिनेशन है, इसमें जो सक्सेस पास होने का या फेलर का रेशियो है वो हमारे पास दे रखा है। सक्सेस या फेल होने का जो रेशियो है वो हमारे पास दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो क्या है कि अब अनुपात हटाते तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास 5x है, ये हमारे पास 2x है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स वर 12 मोर, कह रहे हैं कि यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 12 अधिक होती, तो क्या है कि अगर जो है असफल जो हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, अगर वो 12 अधिक होते। अब क्या है कि टोटल हमारे पास तो 7 विद्यार्थी ही हैं, अगर फेल ज़्यादा हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये कहाँ से आ रहे होंगे? क्या है कि जो 5x जो पास हो रहे थे, जो 5x यहाँ पे पास हो रहे थे, वहाँ के जो पास होने वाले हैं अब जो है फेल हो गए, तो वही पास वाले से 12 घट जाएंगे और फेल वाले में वही आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस लाइन से यही समझना था, ये इंपॉर्टेंट थी कि क्या है कि अगर जो असफल विद्यार्थियों की संख्या जो 12 अधिक है,
यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 12 अधिक होती तो इसका मतलब यह है कि असफल अगर 12 ज़्यादा होते तो आपके पास जो सफल हो रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, वो 12 कम हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके पास सेम स्टूडेंट रखने हैं। तो इसके बाद जो आपके पास रेशियो हो जा रहा है सफलता और असफलता का, वो आपके पास 9:5 हो जा रहा है। अब क्या है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 25 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, बराबर आपके पास 9 दूनी 18 एक्स हो जाएगा, और 12 9 108 हो जाएगा। अब क्या है कि 25 एक्स है, यहाँ पे 5 25 एक्स, यहाँ पे 25 एक्स लिख देते हैं। अब क्या है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एक्स में 18 एक्स जाएगा, 7 एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा 168 के। और हमारे पास बताना क्या है, हमारे पास बताना है परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, शुरू में कितने अभ्यर्थी थे। तो टोटल हमारे पास 5:2 थे, मतलब 5 तो 7 एक्स थे, और 7 एक्स की वैल्यू हमारे पास 168 निकल के आ गई। तो आपके पास जो डी वाला है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा इज व्हाट। ठीक, हमें ये बताने हैं। देखिए इसमें एक ट्रिक होती है, अगर आ जाए ऐसे 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, या फिर आ जाए 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा, मतलब जो है tan cot, क्या है कि tan cot आपस में कट जाएंगे ना, अब अगर गुणा करोगे तो cot को लिख सकते हैं 1/tan, तो tan से tan कट जाएगा। इसी तरह से cosec का रिलेशन होता है, यहाँ पे sec लेंगे, यहाँ पे cosec लिखेंगे तो sec cosec आपस में कट जाएंगे। तो इसमें अगर आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो मिनिमम वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2√AP। ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पहले 9 है, और बी आपके पास 4 है, तो यहाँ पे 9 चौक 36 का अंदर वो 6 हो जाएगा, तो 12 जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को जानना होगा कि ये कैसे आया अंडर√2ab, तो इसको ये आता है, आप एक क्या है कि ज्योमेट्री में मतलब आप जो है नंबर सिस्टम में एक फार्मूला पढ़ते होंगे कि जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है वो आपके पास ग्रेटर होता है या इक्वल होता है जियोमेट्रिक मीन के। महीने का मतलब, कहने का मतलब जो है आपका जो समांतर माध्य है वो बड़ा होता है या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के। तो यहाँ पे क्या है कि 9 tan स्क्वायर थीटा पहले ए मान लीजिए, और 4 cot स्क्वायर को भी मान लीजिए, तो इनका जो समांतर माध्य होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा, इनका जो समांतर माध्य हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 4 cot स्क्वायर थीटा। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो बटे 2 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा जी अंडर रूट, मतलब जीएम का मतलब क्या होता है, गुणोत्तर सरणी का अंडर√AB। तो ए हमारे पास क्या है, 9 tan स्क्वायर थीटा इंटू 4 cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वो निकल के आता है फार्मूला। ठीक है, क्या है कि अब क्या है कि देखिए 9 tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 अंडर रूट, अब 9 चौक 36 हो गया, और tan स्क्वायर cot स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 6 दून 12, यहाँ से भी आपके पास जो सी है आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने स्टीमर को 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में पहुंचता है। इसके अलावा वह 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल 13 घंटे में पहुंच सकता है। तो धारा की गति बतानी है हमारे पास, धारा की गति क्या होगी। देखिए एक आदमी है स्टीमर से 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब है अपोजिट, क्या कह सकते हैं आप स्ट्रीम। तो टोटल हमारे पास समय लग रहा है 10 घंटे। अब ये 10 घंटे में कितनी कितनी दूरी तय कर रहा है वो हमें देखना है। 30 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस तय कर रहा है किसमें, अप स्ट्रीम से, और जो डाउन स्ट्रीम से वो कितना 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब 44 किलोमीटर मान लेते हैं धारा के अनुकूल जो स्पीड है डी है। तो हमारे पास टोटल जो समय बराबर दूरी बटे चाल, अप स्ट्रीम मतलब जो है धारा के विपरीत जाने में जो समय लग रहा है वो मतलब जो चाल है वो। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जो चाल है। और आगे दे रखा है कि इसके अलावा वह 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जो टाइम ले रहा है वो 13 घंटे है। तो 13 घंटे बराबर हो जाएंगे, इसका कितना दे रखा है 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो मतलब 40 बटे यू हो जाएगा, प्लस का आपके पास हो जाएगा 55 बटे आपके पास कितना हो जाएगा, 55 बटे आपके पास हो जाएगा यू, अनुकूल है तो मतलब डाउन स्ट्रीम है तो डी हो जाएगा। अब क्या करिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो आप ये कर लीजिए, क्या है कि पूरी इक्वेशन को इसको क्या है, इसको है आप जो है 5/4 से गुणा कर दीजिए। अगर 5/4 से गुणा कर देंगे तो गेर चौक 44, गेर 5 55, ये वाला कट जाएगा। तो अगर हम इसको 5/4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50/4 मतलब 12.5, इसको हम इधर लिखेंगे तो 12.5 बराबर हो जाएगा आपके पास 5/4 करेंगे तो 5 से 15 150/4, तो 75/2, 75/2 मतलब होता है 37.5 बटे यू, प्लस का 55/d।
अब क्या है कि इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। अगर इन दोनों को आपस में घटाओगे तो ये वाला कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0.5 यू जो है 0.5 बटे यू जो है ये आपके पास बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2.5 हो जाएगा ना, 40 में 37 जाएंगे 2.5 जो है ये हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 13 में 12.5 आएंगे 0.5। तो यहाँ से u आपके पास कितना आ जाएगा, u आपके पास 5 आ जाएगा। अगर u आपके पास 5 आ गया है तो क्या है कि इसमें या किसी में रख लीजिए, अगर u आप इसमें रखेंगे तो 45, अगर ये 8 आ गया तो 13 में 8 जाएंगे 5, तो यहाँ पे 45 और 13 में 8 गए आपके पास 5 जो है ये बराबर हो जाएगा 55 बटे डी के। तो यहाँ से 5 से काट दीजिए तो डी जो है आपके पास 11 आ जाएगा। अब आपके पास बताना है धारा की गति। अब क्या है डाउन देखो अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, मतलब जो है x अगर इस बोट की स्पीड है और y धारा की स्पीड है तो x माइनस वाई बराबर 5 है और x प्लस वाई आपके पास कितना दे रखा है, वो हमारे पास 11 दे रखा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब अगर x क्या है कि अगर x जो है आपकी बोट की चाल है और y जो है आपकी धारा की चाल है, तो इन दोनों का सम आपके पास 11 है और हमें y मतलब धारा की चाल निकालनी है, तो y निकालने के लिए दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो दोनों को घटाओगे तो हमारे पास 2y जो है वो 11 5 16 आ जाएगा, सॉरी दो, देखिए इन दोनों को आपस में घटाइए इसको इसको, तो यहाँ पे क्या है कि y यक्स से x कट जाएगा और 2y जो है आपके पास 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। अगर 2y बराबर आपके पास 6 है तो y जो है आपके पास 3 हो जाएगा, 3 का मतलब है जो a है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम जो है हर क्वेश्चन को अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कमेंट में भी सोल्यूशन देंगे। ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं, हर डाउट जो है हम आपका सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा क्या है कि जैसे आज का जो मॉक है इसके जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम लोग पहले के मॉक करते जा रहे हैं ना, जो अभी तक मॉक हो गए हैं 16 मॉक हो गए हैं, तो उनमें भी आए थे, मतलब कुछ मॉक के मतलब इस मॉक के कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे पिछले मॉक्स के, तो उनको मैंने क्या रिमूव कर दिया। बाकी आप लोग पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इससे आपको दिखेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जो है 6 साइकिल प्रति साइकिल 258 रुपए की हानि पर तथा 24 साइकिल प्रति साइकिल 1032 रुपए के लाभ पर बेचता है। यदि सभी साइकिल पर कुल 15% का लाभ होता है तो बताना है प्रति साइकिल लागत मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए एक साइकिल चालक है 6 साइकिल प्रति साइकिल 258 रुपए की हानि पर बेचता है, तो क्या है कि एक साइकिल की जो हानि है वो 258 है, तो 6 साइकिल इस तरह की 258 की हानि पर बेच रहा है, तो टोटल जो इसका लॉस हो जाएगा 6 गुणे 258 हो जाएगा 6 साइकिल पर। और आगे क्या बोल रहा है कि 24 साइकिल प्रति साइकिल, मतलब क्या है कि साइकिल प्रति साइकिल 1032 रुपए के लाभ पर बेचता है। मतलब अगर देखो 24 साइकिल यहाँ पे काम आएगा, क्या है कि वो 24 साइकिल प्रति साइकिल 1032 रुपए के लाभ पर, मतलब क्या है कि एक साइकिल जो है 1032 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, तो इसी तरह टोटल 24 साइकिल जो है वो बेचता है। तो 24 साइकिल कितने के लाभ पे बेचा जाएगा, 24 गुणे आपके पास टोटल कितनी साइकिल है 1032 साइकिल है, तो यहाँ से आपके पास टोटल प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो क्या है कि देखिए 6 48 हो गया, 25 छक्का 150 154 हो जाएगा, माइनस का प्लस का करेंगे तो 24 दूना 48 हो गया, 24 से 72, 72 में आप जो है 4 जोड़ दोगे तो 72 में 4 जोड़ दोगे 76 हो जाएगा और 24 सिक्के 24। अब घटाएंगे इन दोनों को तो आपके पास जो आएगा प्रॉफिट वो आपके पास टोटल निकल के आएगा, वो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 8 में 8 चलेगा 0 बचे, 6 में 4 गए 2 बचे, 7 में 5 गए आपके पास 2 बचे, 24 में 1 जाएगा आपके पास 23 बचेगा, तो 23,220 जो है आपके पास इसका टोटल प्रॉफिट आ गया है। अब कह रहे हैं कि यदि सभी साइकिल पर कुल 15% का लाभ होता है, तो ये क्या है कि 15% लाभ है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आया है 23,220 आया और बोल रखा है क्वेश्चन में 15% लाभ हो रहा है टोटल, तो मतलब कहने का है कि ये 15% की ही वैल्यू दे रखी है। ठीक, अगर ये 15% की वैल्यू है, टोटल 100% की साइकिल जो हो जाएगी वो हमारे पास सीपी निकल आएगा, इतना निकल आएगा। अब क्या है ये सीपी जो है टोटल 30 साइकिल का है, 24 प्लस 6, यहाँ पे हमने 30 साइकिल का प्रॉफिट निकाला था, तो ये जो कॉस्ट प्राइस आया टोटल 30 साइकिल का आया। हमें बताना है प्रति साइकिल, प्रति साइकिल के लिए हम लोग 30 से भाग दे देंगे। अब 30 कहाँ है, 6 साइकिल इधर है और 24 साइकिल इधर है, टोटल आपके पास 30 साइकिल हो गई थी। अब क्या है कि इसको आप क्या है काटना है, तो सबसे पहले क्या करिए 3 तरह 9 9 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे, देखिए 15 का 3 ले लिया, 3 इधर ले लिया, 1 0 से वाला तो कट ही जाएगा, 3 तरह 9 दून 18 हो गया, 5 बचे, नाप 45 9 8 72, 1 0 आगे उतर आएगा। अब नीचे क्या है कि ये 3 कट गया, यहाँ पे 5 बचा, अब आगे 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, 5 के 5 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 5 6 30 आ जाएगा, आगे 00 आपके उतर जाएंगे, तो आपके पास 51 600 है
सॉरी 1 0 यहाँ पे है, 1 0 तो कट गया था, तो 5160 जो है आपके पास, वो आपके पास एक साइकिल का मूल्य हो जाएगा। तो सी जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 2/2/5 वर्षों में 56,007.4 रुपये हो जाती है। जब ब्याज की गणना जो है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक से है, तो यह राशि हमारे पास कितनी है ये हमें बताना है। देखिए एक निश्चित राशि है 15% प्रतिवर्ष की दर से 2/2/5 वर्ष में इतनी हो जा रही है। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं जो प्रिंसिपल था वो हमारे पास पी था, तो पी हमारे पास प्रिंसिपल है और ब्याज हमारे पास क्या है 15% है और ये वार्षिक है। तो क्या है कि पहले साल के लिए 15% मूल्य होता है 3/20, तो 20 से कोई राशि 23 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष के लिए भी क्या हो जाएगी 20 से कोई राशि 23 हो जाएगी। लेकिन तीसरे वर्ष क्या है कि टोटल साल के लिए नहीं, 2/5 साल के लिए, 2/5 साल के लिए तो हमारे पास रेट भी क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 15 का 2/5 कितना हो जाएगा, 15 का 2/5 आपके पास 6% हो जाएगा। तो क्या है कि तीसरे साल के लिए क्योंकि 2/5 वर्ष के लिए कर रहे हैं, तो जो रेट निकल के आ गया आपके पास 6% निकल के आ गया। तो 6% का मतलब होता है 50 गुणे 53 और इसी की वैल्यू दे रखी है टोटल हमारे पास 56,007.4 आ रही है। अब आपको क्या है कि आपको 23 का पहाड़ा जो है रट लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ा है। जितने भी 20 के ऊपर कोई पहाड़े हैं तो उनमें से कोई इंपॉर्टेंट पहाड़ा है, तो आपके पास ये 23 ही है। ठीक है, रट लीजिए इसको, हमने रट रखा है। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 23 से जब काटेंगे तो 23 दूना 46 हो गया, 10 बचे हमारे पास 100 हो गया, 23 चौको 92 हो गया, हमारे पास 8 बचे 87, तो 23 से 69 हो गया, 18 बचेगा, 23 अट्ठे 184 हो जाएगा। फिर इस 23 से काटिए, 23 इक्के 23 हो गया, एक हासिल बचा, जीरो लगा दिया, 23 छक्का 138 होता है, तो 23 छक्का 138 हो गया। अब 53 से देखिए तुरंत कट रहा है, 53 दूना 106। ठीक है, अब क्या है कि और क्या है यहाँ पे दशमलव भी चल रहा था, तो यहाँ पे एक दशमलव आगे आएगा, इसको मत भूलना। ठीक है, ये इसको मत भूलना, ये साथ में ऊपर चलता रहेगा, ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि 20 पंचे 100, 100 दूना 200, 2000 से टोटल गुणा करेंगे, तो अगर इधर क्या है 2000 से गुणा करेंगे तो आपके पास 400 जो है 2000 से 2 को गुणा करेंगे 4000 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। 2000 क्या है यहाँ पे 3 जीरो है प्लस 5 दूनी से 1 जीरो और बढ़ेगा, 40,000 से गुणा होगा। अगर 40,000 को 0.2 से गुणा करोगे, सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4 पंचे 20, 2000 मतलब 20,000 आएगा और 20,000 को 0.2 से गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4000 निकल के आ जाएगा। तो आपके पास पी कितना आ गया 4000 आ गया, तो बी वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है कि एक परीक्षा में 30% और 35% छात्र गणित और इतिहास में असफल रहे, जबकि 27% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 248 है, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है हमें बताना है। चलिए देखिए, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग बना लेते हैं। ये मान लेते हैं टोटल छात्रों को इंगित कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि वेन डायग्राम बनाने के लिए एक क्या है कि गणित वाला बना लेते हैं। ये मान लेते हैं गणित वाले छात्र हैं और ये मान लेते हैं आपके हिस्ट्री वाले छात्र हैं, और ये आपके पास क्या हो गए, बस आ जाओ भाई वापस। देखिए तो क्या है कि आपकी परीक्षा में 30% और 35% छात्र गणित और इतिहास के असफल हो रहे हैं। तो क्या है कि असफल होने वाला डाटा हमारे पास दे रखा है, और वो कितना दे रखा है देखिए, इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास गणित का है, गणित मतलब हमारे पास मैथ का डाटा है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास दूसरा विषय हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का डाटा है। अब क्या है कि मैथ के बारे में दे रखे हैं कि मैथ में 30% छात्र असफल होते हैं, तो असफल होने वाले कितने 30% हैं, और हिस्ट्री में जो असफल हो रहे हैं वो हमारे पास टोटल 35% है। आगे बोल रहे हैं कि जबकि 27% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में असफल रहे हैं, तो ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे जो असफल हो रहे हैं ये हमारे पास 27% है। ठीक है, अगर ये जो कॉमन पार्ट में जो असफल हो रहे हैं 27% है, तो केवल अगर मैथ में पूछा जाए, केवल मैथ मतलब इस वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए, इसमें पूछा जाए तो टोटल 30 थे, 30 में 27% दोनों में असफल हो रहे हैं, तो बचेंगे 3% जो केवल मैथ में होंगे। और अगर टोटल हमारे पास हिस्ट्री में 35% असफल हो रहे हैं और 27% दोनों में है, तो बचे जो 8% है वो केवल हिस्ट्री वाले होंगे। ठीक है, अब क्या रखा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 248। अब किसी कॉलेज में कितने टोटल 100% छात्र होते हैं, अब 100% में देखते हैं टोटल असफल कितने हो रहे हैं। देखिए 3% केवल मैथ वाले हैं, 8% केवल हिस्ट्री वाले हैं, तो 8 3 11% ये हो गए। 27% क्या ऐसे हैं जो
दोनों में असफल हो रहे हैं। तो 8 3 11, 11 प्लस 27 आपके पास कितने हो गए, 38% जो है छात्र किसी न किसी विषय में मतलब या फिर दोनों विषय में मिला के असफल हो रहे हैं। तो असफल होने वाले टोटल कितने हो गए, 38%। तो पास होने वाले किसी न किसी विषय में पास होने वाले जो छात्र निकल के आएंगे वो हमारे पास टोटल 100% थे। 100 में से जो असफल हो रहे हैं उनको घटा देंगे तो हमारे पास 62 आएगा। और 62 क्या है कि किसी न किसी विषय में पास होने वाले हैं। और इसी का हमारे पास दे रखा है 248। अगर 62 की वैल्यू 248 है तो हमें बताना छात्रों की टोटल संख्या मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप दिख रहा होगा 4 गुना है, तो 400 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 94 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 78 है एवं अगली 7 संख्याओं का औसत जो है 98 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना है ये हमें बताना है। तो देखते हैं कि 13 संख्याओं का अगर औसत 94 है, अगर 13 संख्याओं का औसत हमारे पास जो एवरेज दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 94 दे रखा है। क्या हम लोग यहाँ पे डेविएशन लगाएंगे। अगर 13 का संख्याओं का औसत 94 है और पहली 3 संख्याओं का औसत 78 है, तो पहली 3 संख्याओं का 78 है, तो आपके पास क्या है कि 94 से कितना कम है, यहाँ पे 78 है तो देखेंगे 94 से जो कम है आपके पास 16 कम दिख रहा होगा। ठीक है, और कितने लोगों में, 3 लोगों में कमी है। तो टोटल हमारे पास जो कमी आ गई डेविएशन में वो हमारे पास 48 की कमी आ गई, क्योंकि किनकी वजह से, पहले 3 छात्रों की वजह से। अब कह रहे हैं कि जो अगले 7 संख्याएं हैं, जो अगली 7 संख्याएं हैं उनका औसत 98 है। अगर अगली 7 संख्याओं का औसत 98 है तो उनका जो एवरेज है, जो मेन एवरेज हमारे पास जो टोटल संख्याओं 13 संख्याओं का एवरेज है उससे कितना ज़्यादा है, उससे हमारे पास +4 ज़्यादा है। कितने लोगों में, 7 लोगों में। तो यहाँ से जो डेविएशन आ जाएगा 7 × 4 बराबर 7 28 आ गया। तो कहने का मतलब पॉजिटिव 28 में जो है 7 लोगों का डेविएशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कह रखे हैं कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको कि यहाँ पे लिख लेते हैं 11वीं संख्या क्या है, 12वीं संख्या से दोगुनी है। तो 11 12 13 मान लेते हैं। अगर 12वीं संख्या x है तो 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है कि हमारे पास 2x हो जाएगा। और तीसरी संख्या मतलब जो कह रखा है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 12वीं अगर 13वीं से कम है, 6 कम है, या फिर कह सकते हैं 13वीं संख्या 12वीं से 6 ज़्यादा है। कोई संख्या अगर 13वीं मतलब 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, या फिर यह कहें कि 12वीं वाली संख्या जो है 13वीं वाली से 6 कम है या फिर 13वीं वाली 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो 13वीं वाली हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास 11 12 और 13 संख्याओं का जो संख्याओं का मतलब आ गया x के मान में। अब हमें बताना है कि 11वीं और 13वीं का औसत कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि टोटल जो डेविएशन में चेंज आ रहा है, यहाँ पे -48 + 28 माइनस का 20 आया। अब देखिए माइनस का 20 आया, कहने का मतलब -20 जो है इस टोटल मतलब जो है -20 की कमी है इन 7 3 10 में। और इस कमी को जो पूरा करेंगे हमारे पास 10 तक तो हो गए, बाकी ये जो 3 लोग हैं इस जो 20 की कमी है इसको पूरा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तीनों लोगों का औसत कितना है। अगर 3 लोगों का मतलब पूरा औसत हमारे पास 94 है तो इन 3 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, 94 × 3 हो जाएगा। इतना होना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये जो 10 लोग हैं इनमें औसत में क्या है कि 20 की कमी है। तो इस 20 की कमी को कौन पूरा करेंगे, ये 3 लोग पूरा करेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27, 1 28 प्लस आपके पास 20 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 302। ठीक है, अब क्या है कि इन्हीं ये 302 क्या है, इन सभी का सम है। तो इन सभी का सम कहने का मतलब 2 2 1 3 1 4, 4x + 6 बराबर 302 है। तो 4x + 6 बराबर अगर 302 है तो यहाँ से x जो आ जाएगा, यहाँ से जो आपके पास x आ जाएगा वो आपके पास कितना आएगा, आपके पास जो x होगा 302 में 6 जाएंगे आपके पास बचेंगे 296। 296 को जब 4 से भाग करेंगे 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, 74 जो है आपके पास x आ गया। अगर x 74 है तो 11वीं 13वीं का औसत कितना हो जाएगा, 74 दूना आपके पास हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 हो गया। और 74 6 80, इन दोनों का औसत आपके पास कितना आ जाएगा, 14 8 22, 228/2 ये आपके पास एवरेज हो जाएगा। तो 144 जो है आपके पास 1 1 14, 114 जो है आंसर हो जाएगा। तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लिखना इसमें ज़्यादा पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग, क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 39 98 मतलब 39 58 से घटाया जाता है और प्राप्त अंतर को 17 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या 41 429 है। तो संख्या बतानी है क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किसी संख्या का वर्ग 39 58 से घटाया जाता है और फिर प्राप्त जो अंतर है
मान लेते हैं कोई संख्या x है और उसके वर्ग को 3958 से घटाया जाता है, तो 3958 में उसके वर्ग को घटा देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि और जो डिफरेंस प्राप्त है वो उसको 17 से गुणा किया जाता है। अगर इसको 17 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या, अगर इसको 17 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास जो प्राप्त संख्या होगी 41 42 9 है। 17 से काटिए इसको, 17 दूना 34 हो गया, हासिल आपके पास 7 आए, 17 चौको 68 हासिल आए 6, 17 ते 51, 17 सते 119। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 3958 माइनस 24 37। जब आप घटाएंगे तो 8 में 7 गए 1, 5 में 3 गए 2, 9 में 4 गए आपके पास 5 और 3 में 2 गए 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 15 आ गया। और 15 जो आपका वर्गमूल होता है वो आपके पास 39 को होता है, तो आपके पास जो एक्स आ जाएगा वो आपके पास कितना आ गया, वो संख्या हमारे पास 39 थी। तो कहने का मतलब बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था रखने का, इसलिए था क्योंकि आपको क्या है कि बेसिक भी आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी का कंपटीशन में ज़्यादातर हम लोग सारे ट्रिक ही सीखते हैं तो बेसिक को भूल जाते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने रिकॉल करा दिया इस क्वेश्चन से। अगला है कि एक वृत्त 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के परिगत है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। चलिए देखिए, आपको ऐसे विजुलाइज करना है एग्जाम में, लेकिन हम क्या है कि यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बना देते हैं। ठीक, विजुलाइजेशन करोगे, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि एक जो है आयत, आयत की परिधि आपके पास सर्कल है, तो हमने आयत की परिधि ये सर्कल बना दिया। ठीक है, ये आपके पास सर्कल हो गया। इसको बोल्ड करना है जी, इसको बाहर करना पड़ेगा, कोई नहीं, इसको बाहर कर देते हैं, इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं। अब ओके है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वृत्त का जो दे रखा है कि जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है 24 और 7 है। ठीक है, और क्या है कि हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये जो व्यास है, जो सर्कल का व्यास है, वही क्या है कि आयत का विकर्ण बन जाएगा। तो आयत का विकर्ण यहाँ से क्या होगा, क्योंकि आयत में क्या है कि हर जो साइड दो एंगल दो जो साइड हैं उनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ट्रिपलेट बन जाएगा 7 24 25। तो यहाँ से जो आपके पास 2r आ गया वो आपके पास 25 आ गया, तो r जो है आपके पास 25/2 हो जाएगा। अगर r 25/2 है तो हमें क्या बताना है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई r स्क्वायर। तो पाई का मतलब होता है हमारे पास 3.14 या फिर 22/7 करते हैं, 22/7 गुणे हमारे पास क्या है पाई r स्क्वायर। तो आर हमारे पास क्या 25 25 का 625 हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 11 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 7 से काटेंगे तो हमारे पास 7 7 49 हो गया, सॉरी 7 56 हो गया, हासिल हमारे पास 6 बचेंगे, 7 नया 63 हो गया, 2 बचेंगे, 7 21 हो गया। अब 11 से गुणा कर दीजिए और 2 से विभाग करना है, तो इसको डायरेक्ट 2 से अभी भाग ही कर लेते हैं पहले। अगर इसको 2 से और भाग करोगे तो 2 चक्को 8 हो गया, 2 चक्को 8 हो गया, 2 छाक 12 हो गया, 2 पंचे 10। अब क्या है कि इसको 11 से गुणा कर लीजिए। अब 11 से गुणा करेंगे 44 की, तो 44 को जब 11 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 4 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 8, 484 के आसपास। और 484 के आसपास जो है वो आपके पास 484 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि देखो 0.65 है, तो क्या है कि 484 से तो ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ए वाला जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। मैंने 11 को केवल 44 से गुणा किया और हमारे पास 484 आया, और 0.65 से भी गुणा करना था तो मतलब 484 से ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाने का मतलब 490 आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना ही 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखिए हमारे पास 200 और 800 के बीच हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी बढ़ रही हैं। टोटल हमारे पास 800 संख्या है और हमारे पास पहली 200 है, तो इनके बीच जो संख्याओं का डिफरेंस हमारे पास आया 600 आया। अब क्या है कि 5 से विभाज्य नहीं होना, 7 से विभाज्य नहीं होना। देखिए हमारे पास 600 संख्याओं का अगर हमें पास बताना होता कि 5 से विभाज्य कितनी संख्या है तो हम लोग इसको 5 से भाग कर देते, जो निकल के आ जाता है हमारे पास क्या हो जाता है 5 से विभाज्य हो जाती हैं। लेकिन हमें बताना जो 5 से विभाज्य ना हो। अब देखिए 5 से विभाज्य के लिए हम लोग 1/5 करते हैं, और 5 से ना विभाज्य हो तो इसके लिए हम लोग 1 - 1/5 कर देते हैं। तो 1 - 1/5 लिखें या फिर 4/5 लिख दें, मतलब 5 में 1 घटा के बात वही होती है। ठीक है, तो 4/5 हो जाएगा। अब क्या है कि अगर आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। देखिए 10 है, अब आपको बताना हो
आपको बताना हो 10 तक ऐसी, मतलब 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। तो क्या है कि आप 2 से डिवाइड करिए, आपके पास 5 आएगा। टोटल 5 संख्या निकल के आएंगी जो 2 से डिवाइड होंगी 10 तक में। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि 600 तक बताना है, कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं होती हैं। अगर 5 से विभाज्य पूछा जाता है कितनी होती है, तो 600 को 5 से विभाज्य कर देते थे, लेकिन हमारे पास विभाज्य नहीं है, ये पूछा है, तो 1 माइनस 1/5 कर देंगे तो हमारे पास 4/5 आएगा। कहने का मतलब अगर नीचे जो 5 है उसमें ऊपर एक घटा के लिख दिया करिए, जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 में ऊपर एक घटा के 6 लिख दीजिए। अब क्या है कि गुणा भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 पंचे 60 होता है तो 12 हो गया, 120 बड़ चौक 48, 480, 480 गुणे 6/7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि 6 48 हो गया, 6 चौक 24, 4 28 हो गया। अब 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 7 इक्के 7 हो गया, 7 चौक 28, 7 इक्के 8। फिर आगे आप करेंगे तो 1 बचेगा 10, तो 7 इक्के 7 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 411 जो है आपके पास आंसर आएगा। तो डी जो है आपका यही सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मैदानी रोलर जो बेलन के आकार का है, उसका व्यास 1 मीटर और लंबाई 1 से ही 1/4 मीटर है। यदि इस रोलर को घूमने की चाल, जो रोलर की घूमने की चाल है वो 14 चक्कर प्रति मिनट है, तो 1 घंटे में यह अधिकतम कितने क्षेत्रफल तक घूम सकता है, ये हमें बताना है। देखिए एक रोलर है, मान लेते हैं कोई भी रोलर होगा, तो क्या है कि यहाँ पे तो रोलर का डायग्राम होगा नहीं, देखिए ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये आपका मान लीजिए रोलर है। ठीक है, दिख रहा होगा। अगर ये मान लीजिए रूलर है और इसका व्यास अगर 1 मीटर है, व्यास मतलब टोटल है, और रेडियस 1/2 हो जाएगी। आपकी जो लंबाई है 1 से ही 1/4 मतलब 4 के 4 5/4 है। तो क्या है कि इसको आपको घुमाना है। ठीक है, इसको घुमाना है, क्योंकि घुमाने में यदि प्रति चक्कर रोलर के घूमने की चाल 14 चक्कर प्रति मिनट है, कहने का मतलब 1 मिनट में 14 चक्कर लगा देता है। तो देखते हैं एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। अगर एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, देखिए ये क्या है कि पूरा गोल है, सिलेंडर क्या होता है, गोल होता है। देखिए जैसे ये पेपर देखिए, ये आपका क्या है कि एक तरह से आपका ये क्या हो गया, रोलर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरह से रोलर हो गया। ठीक है, अब जो ये रोलर है, ठीक है ऐसे है। ठीक है, अब ये रोलर क्या है, यहाँ से मान लीजिए ये जो है पेज यहाँ से घूमना चालू करेगा। अगर ये घूमेगा ऐसे ऐसे पूरा घूमेगा, घूम के क्या है कि ऐसे आगे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो रोलर है टोटल जो है, ये जो पेज की डिस्टेंस है, रोलर को अगर पूरा खोल देंगे ऐसे ये रोलर बन जाएगा। अगर रोलर को पूरा खोल देंगे तो ये जो डिस्टेंस है यही क्या है कि ये रोलर द्वारा कवर की जाती है। एक चीज़ के लिए इसमें देखिए आप समझ में आ जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए ये रोलर है, अगर रोलर को क्या है कि ऐसे काट के लंबा कर दिया जाए, ठीक है, तंबाकू की आपकी जो है डिब्बी आती है, आप लोगों ने तंबाकू की डिब्बी देखी होगी, एक आती है, उसमें क्या है कि बीच में जो है दरार बनी रहती है, उसको क्या है कि बचपन में आप लोग क्या करते थे, काट के उसको एकदम समतल कर देते थे तो आयत बन जाता था। सेम उसी तरह करना है, किया है कि अगर इसको आयत बना दोगे तो जितना आयत की डिस्टेंस होगी उतनी ही दूरी इसके द्वारा कवर की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास आयत की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो आयत की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखिए इसका जो एरिया होता है, देखिए ये क्या है, ये आपके पास नीचे सर्कल बना है, तो सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल की जो परिधि होती है हमारे पास कितनी होती है, ये परिधि के टोटल परिधि के बराबर ही क्या है वो आपके पास डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये टोटल परिधि कितनी होती है, वो हमारे पास 2πr होती है। और क्या है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h, तो इतनी ही दूरी को क्या है ये कवर करेगा एक चक्कर में। तो इसी का मान हमारे पास कितना है निकालना है। देखिए तो हमारे पास एक चक्कर में इसके द्वारा जो कवर करी जाएगी 2 × 22/7 गुणे r हमारे पास 1/2 है, और h हमारे पास कितना है, h हमारे पास 5/4 है। ठीक है, और हमारे पास कह रहे हैं कि एक चक्कर जो है इस तरह क्या है कि 1 मिनट में 14 चक्कर लगाता है। तो क्या है कि 1 मिनट में हम मान लेते हैं कि 14 चक्कर लगा रहा है। और क्या है कि 1 घंटे में बताना है, तो 1 घंटे में अधिकतम कितना क्षेत्रफल करता है। तो ये देखो 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है, ये हमारे पास 1 मिनट में, और हमें बताना है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट बताना है, 60 से हम लोग गुणा कर देंगे। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो ये इसके कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो आपके पास क्षेत्रफल निकल के आएगा इसके द्वारा कवर करने में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, देखिए 1 घंटे में क्या है कि अब देखिए मैंने क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लिया कि क्या है कि इसको अगर काट देंगे तो आयत बनेगा, तो आयत के बराबर जितना आयत का जितना क्षेत्रफल होगा उतना एक चक्कर में इसके द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी। तो जो आयत के डिस्टेंस द्वारा है, आयत की डिस्टेंस जो है ये इतने निकल के आ गई, और कह रहा है इतनी आ गई, और कह रहा है कि क्या है 1 मिनट में 14 चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग 1 घंटे में बताना है, तो हम लोग मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेते हैं।
तो हमारे पास 1 घंटे में निकल के आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए अगर कैलकुलेट करोगे तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा, और आपके पास 2 बचा है तो 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 60 छपंचे 300 गुणे 11, 300 गुणे 11 आपके पास ये 3300 आ जाएगा। तो सी वाला जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विजुलाइजेशन देखिए दे रखा है कि दिया गया है कि 5x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का क्यूब प्लस 27 4 माइनस 3x का क्यूब बराबर 9 3 माइनस 5x 2x प्लस 5 3x माइनस 4 है। तो हमें बताना है 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जो है ये आपके पास बराबर हो जाता है किसके, a प्लस b प्लस c के, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास a बराबर b बराबर c है, एक और सूत्र होता है इसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जो है ये क्या है कि बराबर हो जाता है 1/2 a प्लस b प्लस c, रिवीजन करा देते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब अगर आपके पास a बराबर b बराबर अगर c हो जाए तो क्या है कि a बराबर b बराबर c क्या है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 बन जाएगा। तो 0 होने से क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है 3abc हो जाता है। मैंने इसका यूज क्यों किया, ये दोनों चीजें मैंने क्यों लिखी है, इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है बराबर लिखा हुआ है 3abc, abc लिखा हुआ है, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये जो है बराबर में 3abc। कहने का मतलब ये टर्म जो है ये 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 किस कंडीशन से बन रहा है ये हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि देखो 4 माइनस 3x लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3x माइनस 4 लिखा है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3x, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 5x माइनस 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस 5x है, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या है कि 5x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है प्लस कट जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल रखते हैं कि क्या है कि यही जो ऊपर दे रखा है यही हमारे पास क्या है कि 3abc है, और क्या है कि अंदर 3 से गुणा कर दो, मतलब 3 जो है ये यहाँ पे क्या है कि 3 का क्यूब हो जाता है, तो 3 तरह हमारे पास क्या है 9 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये हमारे पास कैसे हो सकता है, a बराबर b बराबर c तो है नहीं यहाँ पे, देखो ये a अलग है, ये अगर a है ये b है ये c है, अगर a b c जो है ये तीनों बराबर नहीं है तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि इसको क्या है कि 0 बनाना है, a क्यूब प्लस इसको पूरा 0 बनाना है, तभी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। तो कहने का मतलब a प्लस b प्लस c जो ये है ये आपके पास 0 होना पड़ेगा, तभी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3abc होगा। क्योंकि अगर यह एक कंडीशन ये भी है कि a बराबर b बराबर c है तब भी 0 हो जाएगा ये वाला, लेकिन क्या है कि ये इसमें तो सब अलग अलग है a b c, तो हमारे पास जो दूसरा है पहली कंडीशन है यही इसमें सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो हम लोग a प्लस b प्लस c बराबर क्या है कि 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, 5x माइनस 3 a प्लस b प्लस c 0 बराबर कर देंगे, कहने का मतलब 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस आपके पास हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा 4 माइनस 3x बराबर आपके पास 0 हो गया। तो कर लेंगे तो यहाँ पे 5 2 7x और 7 में 3 दूनी 6x 3 तरह 9x, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2x माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 2 और प्लस का 2 4 3 12 12 2 14। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए 5x आएगा माइनस 3 प्लस 2x, इसकी गुणा कर लेते 3 चौक 12 माइनस 3 तरह 9x। तो अब देखिए जोड़िए, तो हमारे पास 5x 5 2 7x 7 में 9 माइनस 9 गए तो माइनस का 2x बचा, प्लस का आप करेंगे तो आपके पास प्लस में आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5 प्लस का 2 और प्लस का 2 प्लस 12 प्लस 14 बराबर आपके पास 0। तो x बराबर आपके पास 7 आ गया। अगर x बराबर 7 है तो यहाँ पे 2x प्लस 1 7 14 1 15 हो जाएगा, और 14 1 15 मतलब b जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको क्या है कि जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको कहीं भी दिक्कत भी नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी जो कुछ क्वेश्चन थे अच्छे वो आपके ऑलरेडी पिछले मार्क्स में कवर करा लिए गए, तो आप लोग जो है पिछले के जो क्लासेस हैं उनको भी अपना देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद जय भारत।